नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, लास्ट दिन ट्यूबनों ने भारतीय सेना को 100 यानी कि 100 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर की आपूर्ति की है और ये जो हविजर्स हैं उसमें करीबन 18,000 से अधिक कंपोनेंट्स घरेलू स्तर पर उपलब्ध भी हैं। और K9 के बारे में आप सब जानते हैं कि ये दक्षिण कोरिया की डिफेंस कंपनी हनवा डिफेंस के द्वारा विकसित K9 थंडर का कस्टमाइज वेरिएंट है और L&T डिफेंस ने इसे भारतीय सेना की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया है। भारतीय सेना K9 वज्र से काफी संतुष्ट भी है और इसकी प्रभावशीलता को पहचानते हुए सेना अतिरिक्त 100 K9 वज्र तोपें खरीदने की भी बात कर रही है। और ये जो नया बैच होगा वो खास तौर पर विंटर क्लाइमेटाइजेशन किट्स के साथ होगा, जो कि इनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बढ़ाएगा, खास करके लद्दाख की कठोर ऊंचाइयों पर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोनॉमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स के समुद्री परीक्षणों को कर रही है और ये जो अनमैन्ड वेसल्स हैं वो भारत की तटीय रक्षा क्षमताओं को काफी महत्वपूर्ण रूप से भी बढ़ाएंगे। आपको मैं बता दूं कि AFIB, जिसे कि खास तौर पर हाई स्पीड और मैन्युवरिटी के लिए डिजाइन किया गया है, ये इन्हें भारत के समुद्र तट के विशाल हिस्सों में गश्त करने के लिए काफी बेहतर बनाता है। इनका ऑटोनॉमस ऑपरेशन उन्हें जहाज पर चालक दल के बिना कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे कि जोखिम भी कम होता है और ऑपरेशनल रीच भी बढ़ती है। वर्तमान में जो समुद्री परीक्षण किए जा रहे हैं AFIB के, वो काफी महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं। ये परीक्षण बड़े पैमाने पर वेसल्स की कार्य क्षमताओं का परीक्षण करेंगे, जिसमें कि ऑटोनॉमस नेविगेशन, सेंसर की परफॉर्मेंस और रियल वर्ल्ड मैरीटाइम कंडीशन में इसकी विश्वसनीयता को भी मान्य करेंगे। खास बात यह है कि इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और एक बार ये परीक्षण अगर पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं तो इनकी काफी संख्या में ऑर्डर भी दिया जाएगा। इनका इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा, सर्विलांस के लिए किया जाएगा, माइन काउंटर मेजर्स के लिए किया जाएगा और इसके अलावा आर्म डिफेंस के लिए भी किया जाएगा। यानी कि ये जो AFIBs हैं ये जरूरत पड़ने पर सेल्फ डिफेंस के लिए दुश्मनों के लक्ष्य पर भी हमला कर सकती है, इसीलिए ये आर्म्ड भी होंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने मॉडर्न वॉर में ड्रोन की क्षमता का अभ्यास किया, जिसके लिए बाकायदा एक ड्रोन फ्लाइंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस अभ्यास में युद्ध क्षेत्र में ड्रोन के विविध एप्लीकेशन पर काम किया गया, जिसमें कि हवाई स्काउटिंग और निगरानी से लेकर सेना की गतिविधियों की निगरानी और दुश्मन की स्थिति का पता लगाने तक ड्रोन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के दौरान ड्रोन का प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जा सकता है उसे भी किया गया, जिसमें कि रियल टाइम की निगरानी, एडवांस रिकॉग्निसेंस, ऑब्स्टेकल नेगोशिएशन आदि इस दौरान किया गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सैम ने एक बार फिर से भारत को अपने ग्रिपेन E की पेशकश की है, लेकिन इसे खास तरीके से उन्होंने इस बार पेश किया है। साब की तरफ से कहा गया है कि भारत का एक विशाल लैंडस्केप भारतीय वायुसेना के लिए चुनौतीपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करता है। जहां राजस्थान का तपता रेगिस्तान है तो लेह की ठंडी ऊंचाई, यहां पर फाइटर जेट्स का वर्सेटाइल होना काफी जरूरी है। साथ ही जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं उन्हें संभालने के लिए भी फाइटर जेट्स अनुकूलित होने चाहिए और ठंड के वातावरण में किसी भी फाइटर जेट के लिए स्मूथ ऑपरेशन करना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि इस दौरान सैकड़ों जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं वो एक साथ काम करते हैं और शून्य से नीचे का तापमान चीजों को बदतर बना सकता है। बाहरी हिस्से पर बर्फ का जमाव होना और बारीक जो सेंसर्स हैं उनमें बाधाएं आ सकती हैं, जिन्हें कि ऑपरेशन से पहले दूर करना जरूरी होता है। ऐसे में ग्रिपेन E के निर्माता ने कहा कि उनका फाइटर जेट वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट अभियान में शामिल हो चुका है और ये कठोर परीक्षण ग्रिपेन E की कठोर परिस्थितियों में इसकी अद्भुत क्षमता का दावा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो स्टार्टअप प्रोसीजर्स और सेफ्टी चेक से लेकर अत्यधिक तापमान पर सेंसर फंक्शन तक हर चीज का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाता है और यहाँ तक कि हाइड्रोलिक और वाल्व सिस्टम का मूल्यांकन अलग अलग तापमान के तहत उनकी ऑपरेशनल स्पीड के लिए किया जाता है। साथ ही सैप की तरफ से कहा गया है कि जो आज के मॉडर्न फाइटर जेट्स भी हैं उन्हें कोल्ड स्टार्ट और हाई एल्टीट्यूड में काफी समस्याएं होती हैं। ऐसे में ग्रिपेन E इन चुनौतियों से आसानी से निपटता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ठंड एकमात्र दुश्मन नहीं होता फाइटर जेट का, बल्कि अत्यधिक गर्मी भी किसी भी फाइटर जेट की सुरक्षा और दक्षता पर महत्वपूर्ण इंपैक्ट डाल सकती है। बैटरी और कैपेसिटर से लेकर पावर सेमीकंडक्टर और जनरेटर तक कई महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स हैं वो गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं और उन्हें थर्मल मैनेजमेंट की खास जरूरत होती है। हालांकि दोस्तों, ग्रिपेन E काफी अच्छा फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन दोस्तों भारत इसी की कैटेगरी में और इससे भी ज्यादा एडवांस फाइटर जेट तेजस मार्क 2 को बना रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब अपनी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल क्षमताओं को बढ़ा रही है और इसके लिए स्वदेशी सॉल्यूशन को तलाशने पर काम कर रही है। आपको मालूम होगा कि जो हमने अतिरिक्त KA-31 हेलीकॉप्टरों की
डील रशिया से करनी थी उसे रद्द कर दिया और साथ ही साथ अमेरिका से E-2 हॉकआई एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम है उसे भी रद्द कर दिया। आपको मैं बता दूं कि पहले भारतीय नौसेना अतिरिक्त 10 KA-31 हेलीकॉप्टरों को खरीदने की योजना बनानी थी। इनमें से 9 हेलीकॉप्टर पहले खरीदे गए थे, लेकिन सिनेरियो तब चेंज होता है जब रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है। उसके बाद अब भारत अतिरिक्त KA-31 हेलीकॉप्टर्स को नहीं लेगा, लेकिन इसकी बजाय भारत उभरते हुए खतरों के मद्देनजर रडार कवरेज को बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिसके लिए अवाक्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। यही वजह है कि नौसेना इसके लिए घरेलू विकल्पों पर तेजी से ध्यान दे रही है। जैसे जैसे भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी समुद्री हितों पर जोर दे रहा है, ऐसे में दोस्तों एक व्यापक यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशनल अवेयरनेस और अर्ली वार्निंग क्षमताओं का होना बेहद ज़रूरी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना अपनी निगरानी क्षमताओं को और एडवांस करने के लिए उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर में हवाई अड्डों पर अमेरिका से खरीदे जाने वाले MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को तैनात करने की योजना बना रही है। रक्षा अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि MQ-9B ड्रोन को उड़ान भरने और उतरने के लिए एक महत्वपूर्ण रनवे लंबाई की जरूरत होती है, जो कि भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध है। यही वजह है कि सरसावा और गोरखपुर में एयरबेस पर सेना के ड्रोन को भारतीय वायुसेना के साथ ही तैनात किया जाएगा। इन ड्रोन से भारत आसानी से LAC के पास की निगरानी कर सकता है, LAC की निगरानी कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दक्षिण कोरिया का स्वदेशी KF-21 फाइटर जेट प्रोग्राम अब काफ़ी एडवांस होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी एयर टू एयर और एयर टू सरफेस स्ट्राइक क्षमता जो है उसे और ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने अब आधिकारिक तौर पर KF-21 फाइटर जेट के लिए लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 2 प्रोग्राम शुरू किया है। ये इस फाइटर जेट को एडवांस लॉन्ग रेंज की हवाई युद्ध क्षमताओं से लैस करेगी। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का जो LRAM प्रोग्राम है वो भी प्रगति पर है, जो कि शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल 2 प्रोग्राम है, जो कि KF-21 को 2 टियर्ड रिस्पांस प्रदान करेगा एरियल थ्रेट्स के खिलाफ। यानी कि KF-21 की ऑफेंसिव क्षमताओं को और ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा इन मिसाइलों के जरिए। इसके अलावा KF-21 ब्लॉक 1 IRIST और मिथियोर जैसी विदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, लेकिन साउथ कोरिया अब स्वदेशी मिसाइलों को इसमें इंटीग्रेट करना चाहता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने लॉन्ग रेंज ISR रडार सिस्टम के जो प्रमुख सब सिस्टम्स हैं उनको सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है और वर्तमान में यानी कि करंटली स्टेज वाइज असेंबली ऑफ एक्टिविटी एंटीना यूनिट तैयार की जा रही है, जो कि ट्रांसमिटिंग और रडार सिग्नल रिसीविंग के लिए जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि इस रडार का जो स्कैनिंग रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक है और लॉन्ग रेंज रडार दोस्तों BMD फेज 2 में वर्तमान और फ्यूचर की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उन्हें समायोजित करेगा, जो कि भारत को एक मजबूत यानी कि रोबस्ट शील्ड प्रदान करेगा दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स के खिलाफ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जर्मनी की थिंसेनक्रूप मरीन सिस्टम ने भारत को अपनी टाइप 212 सबमरीन का जो डिज़ाइन है उसे पेश करने की योजना बनाई है, जो न केवल काफ़ी यूनिक होगा बल्कि ये स्पेसिफिक ऑपरेशन नीड को पूरा करेगी भारतीय नौसेना की, यानी कि इसे भारतीय नौसेना के हिसाब से ही कॉन्फ़िगर किया जाएगा। साथ ही कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो इस पनडुब्बी की जो कटिंग एज प्रपोजन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि फ्यूल सेल इंडिपेंडेंट प्रपोजन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी है, उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी भारत को करेगा, जिसमें कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस क्षमता भी वो मजगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ भारत में तैयार करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पुंछ में आतंकी हमले के सिलसिले में भारतीय सुरक्षा बलों ने अब 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और इस हमले में इंडियन एयरफोर्स का एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। जिन लोगों को भारतीय सेना ने डिटेन किया है उनमें से एक की पहचान मोहम्मद रजाक के रूप में हुई है। कहा जाता है कि इसने आतंकियों को भोजन और रसद सहायता प्रदान की थी। हालांकि सेना ने तलाशी अभियान काफ़ी तेजी से शुरू कर दिया है और इलाके की चप्पे चप्पे की जाँच की जा रही है। बहादुर कॉर्पोरल विक्की पहाड़े, जिन्होंने पुंछ सेक्टर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए हमारी तरफ से भी शत नमन। ऐसे में आप समझिए दोस्तों, हर साल कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसमें कि सेना के काफिलों पर घात लगाकर ये हमला कर रहे हैं। हालांकि इस हमले में 4 जवान घायल भी हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जानती है सेना कि यहाँ पर इस तरीके के हमले हो सकते हैं। सेना के पास अपने SOPs भी होते हैं, उनका भी पालन किया जाता है, लेकिन जब घर का अंदर ही कोई भेदी बैठा हुआ है तब आप क्या जवाब दोगे? ये वैसे ही है जैसे कि जयचंद होते थे पहले,
पूरी जानकारी ये आतंकियों तक पहुंचा रहे हैं, उसके बाद उनको खाना भी खिला रहे हैं, उसके बाद हर चीज़ उन्हें मुहैया करा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। ये तो दोस्तों बहुत बड़ी बात हो रही है। ऐसे में इन मुखबिरों को ही पहले ठोकना चाहिए, सीधी बात है। अगर इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है तो इसमें मुझे नहीं लगता है जिसमें कि हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चाइना को लेकर कहा कि चाइना के साथ जो बातचीत चल रही है वो अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि बातचीत से विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें उम्मीद नहीं होती, यानी कि चीन को उम्मीद नहीं होती, तो वो बात ही क्यों करते, यानी कि उनको कुछ उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय सेना थिएटर कमांड स्थापित करने की प्रक्रिया पर भी काम कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य थिएटर कमांड स्थापित करने की दिशा में काफ़ी प्रगति हो रही है, जिसके लिए बाकायदा सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच आम सहमति बन रही है। यानी कि तीनों सेनाओं की क्षमताओं का एकीकरण किया जाएगा और इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।